अत्यंत गरीब 38% है, 38% है उत्तर प्रदेश में। दलित नहीं रहा। चौथा वर्ग मैंने बताया था अंधभक्तों का, जो कि आपको वोट देंगे ही देंगे, 370 के नाम में देंगे, चाहे उनके पर्सनल जीवन में कितना ही अंधकार क्यों ना हो। कोविड में ऑक्सीजन से किसी की भी मौत नहीं हुई, यही बात आपके सामने रख देना, जो कि सरासर झूठ है। माइग्रेंट्स के लिए कांग्रेस को ब्लेम कर देना, उसी तरीके से आपको यह बता देना कि युद्ध रुकवा दिया मोदी जी ने। आपने अखिलेश की रैलीज में या जयंत की रैलीज में या स्वामी प्रसाद मौर्य की रैलीज में आपने कितनी महिलाएं रैलीज देखी है और कितनी महिलाएं देखी हैं? 75 जिलों में से केवल 7 जिले अगर आप छोड़ देंगे, 25% से ज्यादा, 25% से 75% की जनसंख्या जो है वो मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी गरीबी से सफर करती है। इंफॉर्मेशन का डिस्टॉर्ट होना आपकी पूरी पॉपुलेशन को अंधभक्त के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अरुण सांगवान। आज हम इस बात पर डिस्कस करना चाहते हैं कि यूपी के चुनाव के जो नतीजे निकले हैं, इनमें मोदी की क्या क्या स्ट्रेंथ रही है और अखिलेश से कहां पे चूक हुई है। पहले मार्च को एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि कुछ प्रजातियां मोदी योगी के साथ आज भी खड़ी हुई हैं। उनमें से पहली प्रजाति जो मैंने कही थी वो थी जो इनके जेन्युइन भक्त हैं। जेन्युइन भक्त यानी बीजेपी के भी और आरएसएस के भी। अगर आप देखेंगे तो आरएसएस इन पर्टिकुलर, इनकी कितनी सारी शाखाएं हैं और ये घर घर तक घुस के किस टाइप का प्रचार ये करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। दूसरी प्रजाति थी अत्यंत गरीब की, और मुझे याद है मैंने उस वीडियो में क्लियरली कहा था कि गरीब और अत्यंत गरीब में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अत्यंत गरीब वो होता है जो अपनी आकांक्षाएं और अपना सम्मान बहुत पहले खो चुका होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि अत्यंत गरीब जो है उसको मोदी जी का 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो गेहूं, चावल और बाद में नमक की बहुत कदर होगी, और वो इसी कारण से इनके साथ में खड़ा रहेगा। वो नमक का फर्ज जरूर अदा करेगा। एक चीज जो मैंने आपको उस समय परसेंटेज नहीं बताई, जो मुझे बता देनी चाहिए थी, वो ये थी कि अत्यंत गरीब 38% है, 38% है उत्तर प्रदेश में। तीसरी प्रजाति जो मैंने बताई थी वो ये प्रजाति थी जो सत्ता के साथ, जिसका बहुत ही फेवरेबल इक्वेशन है, यानी जो सत्ता से लाभ उठाता है। सत्ता से किस टाइप के लाभ उठ सकते हैं? एक तो पैसे का लाभ होता है सत्ता के थ्रू, दूसरा पोजीशन और पावर का लाभ होता है, और एक और लाभ होता है जो कि एक साइकोलॉजिकल लाभ होता है, जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है। जैसे कि इस करंट सत्ता के साथ में अगर मैं बीच बाजार में खड़े होकर बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अगर मैं जय श्री राम बोल दूं, तो वो जो पावर का एहसास है वो भी एक लाभ है। एक पावर ना होते हुए भी एक पावर का एहसास आता है। और चौथा वर्ग मैंने बताया था अंधभक्तों का, जो कि आपको वोट देंगे ही देंगे, 370 के नाम में देंगे, चाहे उनके पर्सनल जीवन में कितना ही अंधकार क्यों ना हो। अब इन्हीं चीजों से मैं कुछ और कारण आपको बताता हूं जो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि रीजन क्या थे। अगर आप इस वीडियो को देखें या किसी भी और पॉलिटिकल वीडियो को देखें, आप नीचे कमेंट्स में जाइए और कमेंट्स पढ़ना शुरू करिए कि किस किस ने कमेंट्स डाले हैं। आप उनके जेंडर को देखिए, क्या वो महिलाएं लिख रही हैं कि वो आदमी लिख रहे हैं, और उनकी परसेंटेज क्या है। तो जैसे ही मैंने अपने खुद के वीडियो को जो मार्च 1 में देखा था, मैं वहीं समझ गया था कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हमसे बिल्कुल टच ही नहीं हुआ है। अब आप अगर इस हिंद वॉइस चैनल के ऊपर आ रहे हैं या इसी टाइप के चैनल्स के ऊपर जा रहे हैं यूट्यूब के अंदर, तो आप कुछ तर्क वाली बातें सुन रहे हैं, जो कि अंधभक्ति की बातें नहीं है, जहां पे उन बातों को एनालाइज करके गहराई से बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप परसेंटेज वहां पे देखने लगे तो वहां पे बहुत ही कम महिलाएं आपको मिलेंगी, पर महिलाओं तक इंफॉर्मेशन पहुंच तो रही है। वो यहां से नहीं पहुंच रही तो वो कहां से पहुंच रही है? तो वो गोदी चैनल से भी पहुंच रही होगी। एनीवे, यहां पे आप एक चीज और समझिए। आपने अखिलेश की रैलीज में या जयंत की रैलीज में या स्वामी प्रसाद मौर्य की रैलीज में आपने कितनी महिलाएं रैलीज देखी हैं और कितनी महिलाएं देखी हैं? इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि जो मैसेज महिलाओं को एक समूह के रूप के अंदर जो डिलीवर होना चाहिए था, जो उनसे 1 to 1 का जो नाता होना चाहिए था, जहां पे आपका मैसेज बहुत सॉलिड तरीके से जाता है,
अपनी माओ को, बहनों को, चाची को, दादी को, फूफी को, ताई को, मौसी को हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं अपना मैसेज देने में। ये समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी कमी रह गई। दूसरा फैक्टर, ये जो अत्यंत गरीब हैं, ये अत्यंत गरीबी 38% है उत्तर प्रदेश में, यानी 38% लोग, उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो अत्यंत गरीबी में आती है। पीछे सी नीति आयोग, जो कि भारत सरकार का ही अपना आयोग है, उन्हीं की जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी 2021 में ही आई थी, उसने ये बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, यानी बहुआयामी गरीबी जो है, वो भारत में नंबर 3 नंबर पे आती है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 75 जिलों में से केवल 7 जिले अगर आप छोड़ देंगे, 25% से ज्यादा, 25% से 75% की जनसंख्या जो है वो मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी गरीबी से सफर करती है। और जैसा मैंने मार्च 1 के वीडियो में कहा था कि ये जो वर्ग है, जो 38% समाज का हिस्सा है, यहां पे मोदी जी के अनाज का और उनके नमक का फर्क पड़ने वाला है। नंबर 3, दलित नहीं रहा। इस बात से मेरा यह मतलब है कि दलितों को जो लीडरशिप चाहिए थी आगे बढ़ने के लिए, उस समाज को जो लीडरशिप चाहिए थी, जो वो डिजर्व करते हैं, वो लीडरशिप इनको मिली ही नहीं इन चुनावों पिछले 5-7 सालों के अंदर। चाहे अब कास्ट सेंसस नहीं होगा, यानी जातिगत गणना नहीं होगी, आरक्षण का धीरे धीरे क्या होगा ये आप सभी को पता है, वो आज नहीं समझ रहे हैं कि ये चीजें उनके पूरे समाज की अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उनको उठाने के लिए बहुत जरूरी था। यहां पे मुझे लगता है मायावती जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन मैं बहुत निराश हूं और बहुत उदास हूं इस बात से। बहुत अच्छी लीडरशिप जो हो सकती थी वो उन्होंने खो दी है। नंबर 4, सूचना, इंफॉर्मेशन। मेरा यह मानना है कि इंफॉर्मेशन की डिस्टॉर्शन यानी तोड़ मरोड़ के किसी भी चीज को आपके सामने पेश कर देना, और जो भी चीज हुई है उसको नकार देना। जैसे कि कोविड में ऑक्सीजन से किसी की भी मौत नहीं हुई, यही बात आपके सामने रख देना, जो कि सरासर झूठ है, लेकिन उसको बार बार रखना और उसको इतनी बार रखना कि जो मैंने देखा था वो भ्रम में पड़ जाए, परेशान नहीं, भ्रम में पड़ जाए कि जो मैंने देखा था और जो मुझे बताया जा रहा है वो तो अलग है। उसी तरीके से माइग्रेंट्स के लिए कांग्रेस को ब्लेम कर देना, उसी तरीके से आपको यह बता देना कि युद्ध रुकवा दिया मोदी जी ने, जैसे आपको यह बता देना कि गोबर से एक इकोनॉमी खड़ी करी जाएगी जो कि फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, जो छोटा पशुओं को हम उसकी प्रॉब्लम को कंट्रोल में कर लेंगे। अब इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन आती है, जो गोदी मीडिया चैनल से आती है, वो तोड़ मरोड़ के आपको वो फैक्ट्स ऐसे पेश करती है और बार बार पेश करती है। अब जैसे लॉ एंड ऑर्डर में योगी गवर्नमेंट की कोई खास इतनी अचीवमेंट रही नहीं, वो अचीवमेंट ऐसी ही है जैसे अखिलेश के समय में थी और लगभग वैसी ही है जैसे मायावती जी के समय में थी। लेकिन जब बार बार वो मैसेज दिया जाता है, बार बार वो मैसेज दिया जाता है इस तरीके से, दूसरी पार्टी को जो बदनाम करके रख देता है, जहां पे कोई सवाल ही नहीं पूछता सत्ता से कि आप किस बेसिस पे कह रहे हैं ये, आप क्यों कह रहे हैं ये, तो एक डर का माहौल जो बनता है, और लेटेस्ट से महिलाओं के मन के अंदर जो डर का माहौल बना कि कहीं अराजकता ना आ जाए, कहीं दोबारा से मुसीबत ना आ जाए। हालांकि तीनों स्टेट गवर्नमेंट्स का, अलग अलग का, मायावती जी का, अखिलेश का और योगी जी का, तीनों में से मुझे नहीं लगता कि किसी एक का भी परफॉर्मेंस ऐसा है जो कोई भी स्पेशल मेंशन उसका करना चाहिए। कि हमने बहुत बुरी घटनाएं देखी हैं। इंफॉर्मेशन का डिस्टॉर्ट होना आपकी पूरी पॉपुलेशन को अंधभक्त के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लोग अजीब अजीब बातें करने लगते हैं और लोग उसको ऑब्जेक्ट भी नहीं करते। लोग सरकार के बेसिस पे आर्ग्यूमेंट देना शुरू कर देते हैं कि अगर कोरोना में लाखों मौतें अगर हो भी गई, लेकिन अगर मोदी जी और योगी जी नहीं होते तो करोड़ों में हो जाती। अब बताइए, अब वो ये मान के आर्ग्यूमेंट देते हैं कि बच्चे तो यूक्रेन में फंसे, लेकिन अगर मोदी जी ने युद्ध विराम नहीं कराया होता तो क्या होता। तो ये जो बातें हैं, ये मीडिया, गोदी मीडिया ने भर दी हैं आपके मन के अंदर। अब आप इस टाइप के चैनल के अंदर, हिंद वॉइस के अंदर, या इस टाइप के प्रोग्राम को आप क्यों सुन रहे हैं?
आपको अच्छे से पता है कि गोदी मीडिया जो आपको देने की कोशिश कर रहा है वो सच्चाई नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप एक सुपीरियर रीजनिंग, एक अच्छा तर्क ढूंढते ढूंढते यहां तक आए, और भी जगह के ऊपर आपने जाके आप कोशिश कर रहे हैं कि आप सत्य की खोज करें कहीं पे और एक अलग पर्सपेक्टिव सुने। अब आरएसएस का घर घर तक जाना और अपना मैसेज पहुंचाना, इस चीज को बहुत बुरी तरह अंडर एस्टिमेट करा गया या इसका आंकलन बहुत कम किया गया है। आरएसएस की जो हजारों शाखाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो लगभग हर मोहल्ले को कवर कर देती हैं, जब वो जा जाके हर एक को ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ में जुड़िए और अपने मोदी जी का गुणगान है या योगी जी के काम की बात करने लगते हैं, उसका जो असर है वो ऐसा है जैसे आप ही के बीच में एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हमेशा एक्टिवेटेड है। ठीक है। उसके अलावा मैं ये कहता हूं कि जो पिछले बहुत सालों में देखा गया है कि हमारे लीडर्स को जो एक सुप्रीम लीडर के तौर पे जो पेश करा जा रहा है वो एक तरीके से लार्जर देन लाइफ के, मतलब मनुष्य नहीं, मनुष्य के ऊपर वाली कैटेगरी के अंदर जो पेश करा जा रहा है। और जब हम देखते हैं कि बहुत ही भव्य इवेंट्स हो रहे हैं, मेगा इवेंट्स हो रहे हैं, कहीं पे प्लेन हाईवेज पे उतर रहे हैं या फिर लाखों दियों को कर दिया गया है या फिर काशी कॉरिडोर का बहुत ही भव्य मतलब कि आयोजन करा गया है, इन चीजों का असर पड़ता है। किन पे असर पड़ता है? उस कैटेगरी में जिनके पास में सच्ची इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनको कभी भी ये नहीं बताया गया है कि आप ये पूछिए कि भाई एक तरफ ये हो रहा है तो दूसरी तरफ ऐसा क्यों हो रहा है। अब अगर आप रजनीकांत की मूवीज देखेगा, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा सुपरलेटिव एक्शन होगा जो कि शायद जो पूरी तरीके से अविश्वसनीय होता है, काल्पनिक होता है, लेकिन जो भक्त हैं वो वही देखना चाहते हैं। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल तरीका होता है ताकि भक्त जवाब ना करें और वो अपने भगवान के बेसिस पे आपको आंसर देने लगते हैं कि अगर ये नहीं होते तो और भी बुरा हो जाता। तो ये कुछ कारण हैं। मुझे नहीं लगता, जब मैं इनकी, चाहे आपकी आर्थिक नीति या सामाजिक नीति या फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूं, मुझे इनके पास रोड मैप नहीं नजर आता। अगर आप मेरे से सहमत नहीं है तो आप मुझे ये बताइए, महंगाई का क्या रोड मैप है? क्या आश्वासन है आपके पास में, या किसी भी जनता जिनने इनको वोट दिया है उसके पास क्या आश्वासन था महंगाई के खिलाफ? छोटे व्यापारियों के पास में क्या आश्वासन है कि बिजनेस कैसे बढ़ेगा, कैसे तरक्की करेगा, कैसे उनके घर के अंदर खुशहाली आएगी? या किसान के पास क्या ऐसा मैसेज है कि जहां उसको एमएसपी मिलेगा या उसके घर के अंदर खुशहाली आएगी? पढ़े लिखे बेरोजगार, उनके पास में क्या आश्वासन है, उनके लिए क्या रोड मैप है कि जहां पे उनको रोजगार मिलने लगेगा? कम पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए ऐसी क्या सुविधा है जो कि मनरेगा के अलावा, कि जहां पे कोई भी आश्वासन है कि उनके लिए अच्छे दिन आएंगे? सरकारी कर्मचारी जिन्हें अपनी उम्र भर के बाद जिन्हें पेंशन स्कीम नहीं मिली है, उनके पास क्या आश्वासन है कि उनके अच्छे दिन आएंगे और वो उनको महंगाई से बचा लिया जाएगा और उनके बच्चे जो इस समय तक बड़े हो गए हैं उनको रोजगार मिलेगा? एक प्रोफेसर के नाते मेरी बहुत बड़ी चिंता यह है कि हमारे बच्चों की, इस देश के बच्चों की, जो पिछले 2 साल में खासकर, वैसे भी हमारी जो एजुकेशन है निचले स्तर तक, जहां पे बहुत जो आदमी फीस नहीं भर सकता है उनको जिस प्रकार की एजुकेशन मिलती है उसके अंदर बहुत कमी है। जहां वो एक बहुत ही पढ़े लिखे घर के बच्चे के साथ में, और जो लोग ट्यूशन के ऊपर और कंपटीशन एग्जाम पे लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, उनके साथ वो बच्चे कभी भी बराबरी पे खड़े नहीं हो पाएंगे। उनके लिए क्या रोड मैप है? उनकी शिक्षा का स्तर कब बढ़ रहा है? मैंने तो किसी भी मंत्री, ना ही मैंने बहुत बार इस देश की लीडरशिप को, ना ही कैबिनेट मिनिस्टर्स को, ना ही स्टेट लेवल पे किसी को भी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात करते हुए सुना है। महिलाओं की अर्थव्यवस्था में जो भागीदारी है वो पिछले बहुत सालों के अंदर बुरी तरह गिरी है। मनरेगा कोई बहुत बड़ा कोई रोजगार नहीं है, वो एक हैंड टू माउथ है कि भाई मुझे आज खाना है तो मुझे आज जाके कमाना है, और वो आपको धीरे 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 करके, जैसे ही आपके घर के अंदर कोई बीमारी आती, वो आपको कर्जे के अंदर धकेल देता है। तो मनरेगा के अलावा महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़े तरीके से, अगर हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां काम नहीं करेंगी,
तो महिलाओं की भागीदारी भी अर्थव्यवस्था के अंदर धीरे 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 कम होती चली जा रही है। सरकारी नौकरियों के अंदर उनकी भागीदारी भी कम होती चली जा रही है। जब सरकारी नौकरियां ही नहीं है तो उनकी भागीदारी का क्या होगा। आखिरी पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन। धीरे धीरे जैसे प्राइवेटाइजेशन होती चली जा रही है, क्या हम प्राइवेटाइजेशन का अर्थ भी जानते हैं? क्या एक प्राइवेट कंपनी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की जो नौकरी है, जो आपको 6,000 रुपए, 8,000 रुपए, 9,000 रुपए तक देती है, क्या वो सही में अगर हम देखें तो क्या वो एक रोजगार है? एक आम आदमी को जब सपना बेचा जाता है, वो आम आदमी रियलाइज नहीं करता कि जो ये प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो लोग वहां पे काम करेंगे, जो 25,000 30,000 तक करेंगे, वो तो किसी तरह बस सर्वाइवल कर लेंगे। लेकिन जो वहां पे असली अच्छी पेइंग जॉब्स है, उसके लिए आपके बच्चों को बहुत ही एक अलग स्तर की शिक्षा, बहुत ही अलग स्तर की, बहुत जगह पे अंग्रेजी, जो कि सच्चाई है इस देश की, उनकी पर्सनैलिटी एक बहुत ही अलग लेवल पे जानी चाहिए थी। सरकार के पास क्या रोड मैप है?